नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 23 जुलाई 2020 और मैं 23 जुलाई 2020 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके 23 जुलाई 2020 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को संकलित किया गया है और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, ला लीगा कप का संबंध किस खेल से है। तो यार दोस्तों ध्यान रखेंगे, ला लीगा कप का फुल फॉर्म कोप डी ला लीगा कप भी है, कोप डी ला लीगा कप। और ये ला लीगा कप जो है ये स्पेन का टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट की शुरुआत जो है 1929 ईस्वी में हुई थी। तब से इसका आयोजन जो है प्रायः प्रतिवर्ष होता है, बीच में कभी नहीं भी हुआ है लेकिन प्रायः प्रतिवर्ष होता रहा है। और ये खेल का संबंध किससे है, तो इस खेल का संबंध ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी बास्केटबॉल। तो इस खेल का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फुटबॉल। अब ये देख लेते हैं कि ये स्पेन की स्थिति क्या है। देखिए दोस्तों, अब इस मैप पे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्पेन है, ये स्पेन है। स्पेन में यहीं पर ये यहाँ पे जब जाते हैं बीचों बीच में यहाँ की राजधानी जिसे हम लोग बोलते हैं मैड्रिड। मैड्रिड ये क्या है, स्पेन की राजधानी है, ठीक है। इसके पश्चिम में जब जाते हैं तो ये देखते हैं कौन सा देश है, ये है पुर्तगाल। यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसको है, ये है पुर्तगाल। इधर में जब आते हैं तो यहाँ पे ये इसके इधर में ये हो जाता है फ्रांस। और ये जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन को अलग करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पिरेनीज पर्वत। इसको क्या बोलते हैं, पिरेनीज। पिरेनीज पूछता है कि पिरेनीज जो है किस महाद्वीप की पर्वत है, तो पिरेनीज किस महाद्वीप की पर्वत है, यूरोप महाद्वीप की पर्वत है, ध्यान रखेंगे। और उसे एक स्टेप आगे बढ़ के इसको हम पढ़ते हैं तो इसके बाद स्थिति कहाँ है, फ्रांस और स्पेन के बीच है। अब देखिए स्पेन के नीचे में यहाँ पर एक जो ये बड़ा सा जो जल मंडल दिखाई दे रहा है, ये जल मंडल, इसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है पूरा का पूरा, ये देखिए ये पूरा का पूरा ये कौन सा है, भूमध्य सागर है। और यहाँ पे जो स्पेन के उत्तर में यहाँ पे एक जल मंडल जो है, ये जल मंडल जो है इसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के पूछता है बे ऑफ बिस्के के बारे में, बे ऑफ बिस्के। दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि लॉकडाउन में जो जहाँ है व्यक्ति वहीं फंसा हुआ है, तो इस असुविधा के लिए मुझे खेद है। फिर भी आपको दिक्कत ना हो इसलिए आप इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे। तो क्या है, ये हो जाएगा हमारा बे ऑफ बिस्के, ठीक है दोस्तों। इसको हम ध्यान रखेंगे कि स्पेन कहाँ है, तो स्पेन के पूर्व में कौन देश है, पश्चिम में कौन देश है, साउथ में कौन सा सागर है, उत्तर में कौन सा सागर है। और यहाँ पे देखिए ये इधर में कौन सा, ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका में ये एक मोरक्को देश है, इधर में यहाँ पे स्पेन हो गया। तो यहाँ से एक जल संधि है जिसे स्ट्रेट बोलते हैं अंग्रेजी में। ये जल संधि जो है अटलांटिक को किससे जोड़ता है, मेडिटेरियन सी से। तो जल संधि है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसको ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये किसको जोड़ता है, अटलांटिक को भूमध्य सागर से, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अभी हाल ही में पैसेक्स नवल एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ है। पैसेक्स का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। पैसेज का फुल फॉर्म होता है पैसेज एक्सरसाइज। पैसेज एक्सरसाइज फुल फॉर्म है, उसका शॉर्ट नाम है पैसेक्स है। अभी किन दो देशों के बीच है, इसका आंसर आप समझ जाइएगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी इसकी एक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। देखिए पहली बात है कि जो पैसेज एक्सरसाइज है जिसे हम लोग बोलते हैं पैसेज एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज भारत के द्वारा किया जाता है। और भारत अभी जिसके साथ किया है, इसका हम लोग बात करेंगे आगे, उससे पहले वो जापान और फ्रांस से ऑलरेडी पहले कर चुका है। इसको ध्यान रखेंगे कि भारत जो है इससे पहले जापान प्लस फ्रांस है, दोनों के साथ, प्लस नहीं मैंने बारी बारी से, फ्रांस एंड जापान एवं फ्रांस के साथ कर चुका है पहले ही पैसेज एक्सरसाइज, पैसेक्स। अभी हाल में जिससे किया है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो पैसेज एक्सरसाइज जो है अभी जो भारत किया है वो किया है अंडमान सागर के पास। ये अंडमान सी है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर हमारा हो गया, ये अंडमान सी हो गया, ठीक है। अंडमान सी भारत का आइलैंड है। अब ये आइलैंड जो है, इस आइलैंड के बगल में देखिए यहाँ पे कौन सा, ये मलाक्का स्टेट है, ये मलाक्का स्टेट है। मलाक्का स्टेट की खासियत ये है कि मलाक्का स्टेट जो है पैसिफिक सी
पैसिफिक सी जो है और इंडियन सी, ये हमारा इंडियन सी है, दोनों का जोड़ने का एक रास्ता यही है। रास्ता अन्य भी है, लेकिन वो या तो लंबा है या वहाँ का सागर उथला है, जिससे कि या तो समय ज़्यादा लगेगा या फिर उनको नौवहन में परेशानी होगी। इसीलिए सबसे बढ़िया जो रास्ता बनता है वो मलाक्का सी से होता है, दूरी भी कम हो जाती है और यहाँ पे सागर की गहराई भी अधिक है, इसलिए नौवहन आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पर भारत ने जो है एक अपने मित्र के साथ मिल करके एक पैसेज एक्सरसाइज किया है, और ये एक्सरसाइज इसलिए किया है उसकी मलाक्का स्टेट को अगर यहाँ से कोई दुस्साहस करता है इंडियन ओशन में आने के लिए, ठीक है, तो दुस्साहस को रोका जा सके। इसके अलावा हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच अभी जो संबंध है किस तनावपूर्ण है, और भारत और चीन के संबंध जो है करीब करीब सभी पड़ोसियों के साथ उसके उलझे हुए हैं। अभी हाल में ताइवान के साथ भी उसने विवाद को बढ़ा लिया है, भूटान के साथ भी अपने विवाद को उसने बढ़ा लिया। साक्तेंग क्षेत्र है उसके अलावा क्षेत्र में, उसके अलावा म्यांमार के साथ है, लाओस, वियतनाम सबके साथ उसके विवाद है। उसके बाद हांगकांग, ताइवान सबके साथ है। इधर में हांगकांग नहीं, ताइवान और जापान के साथ भी उसका विवाद रहा है, फिलीपींस के रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और उसने अभी लद्दाख में भी भारत के साथ जो जिस प्रकार से अभी प्रक्रिया, जिस प्रकार से भारत के साथ संबंध बना हुआ है लद्दाख में, गलवान घाटी और पोंगोंग लेक करके लेकर के, इसलिए भारत के लिए ज़रूरी हो गया है कि इस प्रकार के कदम उठाए। और ये इसलिए कदम उठाया गया है कि चीन के धमकी को, उसके असर को कम किया जा सके, उसको डर पैदा किया जा सके, भय पैदा किया जा सके कि चूँकि भारत बहुत ज़्यादा दबाव न बना सके। इसके बाद अगर चाइना कुछ आगे कदम उठाता है तो मलाक्का स्टेट को ब्लॉक कर दिया जाए, तो चाइना को जितना भी पेट्रोलियम जाता है मध्य एशिया से, ठीक है दोस्तों, या फिर भारत जो चाइना से जो प्रोडक्ट इधर जाता है, इधर पेट्रोलियम और प्रोडक्ट जाता है इधर, उसको रोका जा सके। चूँकि चाइना के लगभग 80% व्यापार जो है ईस्टी स्टेट से होकर के जाता है। चूँकि जानते हैं कि एशिया के सारे देश जो है कितने जो है वो जनसंख्या है, पॉपुलेशन काफ़ी यहाँ पे डेंस है, डिमांड है, और चूँकि जल परिवहन जो सस्ता होता है माल परिवहन में, इसीलिए सबसे जो सस्ता है, इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। तो अगर इस रास्ता को हम ब्लॉक कर देते हैं तो चाइना की अर्थव्यवस्था जो है वो लुढ़क जाएगी, प्रभावित होगा। इसीलिए भारत जो है अभी अमेरिका के साथ मिल करके यहाँ पे एक्सरसाइज किया है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैसेज एक्सरसाइज। यही एक्सरसाइज इससे पहले भारत जो है जापान और फ्रांस के साथ भी कर चुका है। इसलिए खासियत इसमें यह है कि इस एक्सरसाइज में यूएसए का निमित्ज जो विमान वाहक पोत, जो विश्व के सबसे बड़े विमान वाहक पोतों में से एक है, उसको शामिल किया गया है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं अमेरिका एवं भारत। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस राज्य के राज्यपाल रहते हुए श्री लालजी टंडन का निधन हुआ है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा गहराई जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होने लगता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि जैसे मैंने जिस फॉर्मेट में दिया है कि किस राज्य के राज्यपाल रहते हुए इनका निधन हुआ है, चाहे ये भी दे सकता है कि किस राज्य के 22वें राज्यपाल रहते हुए, या मध्य प्रदेश के 22वें राज्यपाल कौन थे, इस प्रकार से। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल थे, पद पर बने हुए थे, 85 साल की उम्र में थे। इनकी तबीयत बहुत दिन से खराब थी, जिसके वजह से हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। और ये कई बार एमएलए रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी से के कद्दावर नेता रहे हैं प्रदेश के लेवल पर। तो ये थे लालजी टंडन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक है, ठीक है, सार्वजनिक इलेक्ट्रिक प्लाजा उद्घाटन क्यों किया गया है? देखिए, सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है, ये क्यों शुरू किया गया? देखिए, भारत की एक महत्वाकांक्षी प्लान था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। इस प्लान में कहा गया था कि भारत 2020 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगा और डीजल और पेट्रोल वाहनों को, मतलब जैव ईंधन से जो चलने वाले वाहन हैं, उनको प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी था कि पॉल्यूशन को भी, शहरों में जिस प्रकार से दयनीय स्थिति हो गई है,
वायु की, उसको भी गुणवत्ता में गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 में ये था कि इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों दोनों को बढ़ावा दिया जाए। इलेक्ट्रिक वाहन तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, हाइब्रिड वाहन इलेक्ट्रिक प्लस उसमें जैव ईंधन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्लान के तहत जो है ये उसका उद्घाटन किया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का, और ये उद्घाटन हुआ है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, जिसे EESL कहा जाता है। इस जो एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड है, इसका मुख्य काम होता है एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाना। एनर्जी की इफिशियंसी को किस प्रकार से वृद्धि किया जाए। एनर्जी की जब इफिशियंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि एनर्जी का कंजम्पशन घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके सुधार लाना। तो ये एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड तथा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ये दोनों मिल करके इसका उद्घाटन किया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा। लेकिन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये ध्यान रखिएगा, कहीं पूछ देगा कि परंपरागत मंत्रालय के नाम, ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उन्हीं के RK सिंह, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, चूँकि ये नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे दिया हुआ है RK सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ये है 5। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य व कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी पहल शुरू की है? कौन सी पहल शुरू की है? अभी जिस प्रकार से कोरोना पैंडेमिक के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि ऐसी स्थिति में बच्चे, ये जो फेज होता है बच्चों का, टीनेजर जो एज होता है, वो बच्चे इस समय काफ़ी ऊर्जावान होते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। लेकिन स्कूल पूरी तरह से बंद है। बंद होने के चलते वो एक तरह से मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। किसी को 10th की परीक्षा देनी है, किसी की 10th 11th की परीक्षा देनी है, किसी को मेडिकल तैयारी करनी है, किसी की इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, कोई 10th करने के बाद कुछ और करना चाहता है। और ये जो फेज है उनको डायलेमा में रखे हुए है कि करें तो क्या, स्कूल चल नहीं रहा है उनका। तो ऐसी स्थिति में जो मानसिक अवसाद से बचने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए समय समय पर एक जो है पहल शुरू की, ऐप नहीं, एक पहल शुरू की गई है। उस पहल का क्या नाम है, उसी पर ये क्वेश्चन है। और दोस्तों ये यूनियन HRD मिनिस्टर कौन है? तो हम जानते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है भारत के मानव संसाधन मंत्री हैं, और इन्होंने ही इस पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है मनोदर्पण। ध्यान रखेंगे, इसका है मनोदर्पण। आंसर हो जाएगा मनोदर्पण। अब आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 24 कैरेट के शुद्ध सोने को क्या कहते हैं? 24 कैरेट गोल्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, एक जो बात समझ लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता भी है और लड़के यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। देखिए, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है कि वो जो है, इसकी प्योरिटी जो है 99.9% है। उसकी प्योरिटी जो है 99.9% है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो है 24 कैरेट गोल्ड जो है, उसकी शुरुआत जो है 99.5% से शुरू हो जाती है। तो अगर कहीं पर 99.9 के बदले में 99.5 है तो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आपको ऑप्शन ध्यान रखना होगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? 99.9%। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो 24 कैरेट गोल्ड होते हैं वो 99.9% प्योर होते हैं। जो 22 कैरेट के गोल्ड होते हैं, जो 22 कैरेट के, जो कि कमर्शियली इसका ज़्यादा यूज होता है आभूषण बनाने में, जो 22 कैरेट के गोल्ड होते हैं, ये जो होते हैं 91.67% जो है ये प्योर होते हैं। और जो 18 कैरेट के होते हैं, 18 कैरेट के जो होते हैं, ये जो है 75% के क्या होते हैं, ये प्योर होते हैं।
तो इसको ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन में ये आता है कि 22 कैरेट गोल्ड की क्या शुद्धता होती प्योरिटी होती है, 24 कैरेट की क्या गोल्ड की शुद्धता होती है, 22 कैरेट की गोल्ड की क्या शुद्धता होती है, और 18 कैरेट की गोल्ड की क्या शुद्धता होती है। तो जो 24 कैरेट के शुद्ध गोल्ड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी गोल्ड। इसको क्या बोल देते हैं? प्राइमरी गोल्ड। इसको ध्यान रखेंगे, इसको बोल देते हैं हम प्राइमरी गोल्ड। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी देश का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एक साथ हमेशा सुनते रहते हैं। जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है अवमूल्यन, जिसे कि अंग्रेजी में डिवैल्यूएशन कहते हैं। दूसरा है मुद्रास्फीति, अंग्रेजी में इन्फ्लेशन है। इसके बाद मुद्रा संकुचन है। उसके बाद डी टैक्स है। तो पहले मैं आंसर इसका बता देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा। तो जब किसी देश की विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में कम कर दिया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोल देते हैं? अवमूल्यन। डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन। देखिए भारत में अब तक अवमूल्यन जो है 3 बार हुआ है। 1947, ये भी ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था। ये पहला 1947 को ही पहली बार हुआ था। दूसरी बार हुआ है 1966, और जो तीसरी बार हुआ है वह हुआ 1991 में। तो अवमूल्यन ये तो समझ गए कि जब मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है तो अवमूल्यन होता है। मुद्रा का मूल्य गिराने का मतलब कि डॉलर के तुलना में मुद्रा के मूल्य को कम कर दिया जाता है। अब होता क्या है, जब मुद्रा के मूल्य को गिरा देते हैं तो हमारे यहाँ चीज़ें जो हैं, वस्तुएं जो है वो क्या होती है? वो सस्ती हो जाती हैं। वो चीज़ें क्या हो जाती हैं? सस्ती हो जाती हैं। जब सस्ती हो जाती हैं तो अवमूल्यन की स्थिति में हमारा एक्सपोर्ट क्या होता है? निर्यात बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण समझिए। मान लेते हैं कि 1 डॉलर बराबर, मान लेते हैं कि 1 डॉलर है, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये 1 डॉलर है। 1 डॉलर का मूल्य अगर हम कर देते हैं 70 रुपये, इसका मतलब है कि कोई 1 डॉलर में कोई यहाँ सामान खरीदना चाहता है तो 70 रुपये का कोई वस्तु यहाँ पे खरीद सकता है। ठीक, लेकिन अगर यही अवमूल्यन कर दे, मतलब मुद्रा के मूल्य को हम गिरा दें, अगर 1 डॉलर बराबर हम कर दें 100 रुपये अवमूल्यन करके, इसका मतलब कि 1 डॉलर में व्यक्ति 100 रुपये का सामान खरीद लेगा। तो बताइए 30 रुपये का एक्स्ट्रा सामान खरीदा कोई व्यक्ति 1 डॉलर में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अवमूल्यन की स्थिति में मुद्रा हम क्या होता है? निर्यात बढ़ जाता है, और ये एक तरह से निर्यात बढ़ाने का ही एक तरीका होता है। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी होती हैं जो बाद में कभी टॉपिक में इसको डिस्कस किया, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि उसमें मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर, उसे क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन। और डिवैल्यूएशन में क्या होता है कि निर्यात बढ़ जाता है। निर्यात बढ़ाना ही हमारा एक उद्देश्य भी होता है, एक अति महत्वपूर्ण ये उद्देश्य होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक चीज़ और ये पूछता भी है कि भारत में अब तक का कितनी बार अवमूल्यन किया गया, तो ध्यान रखेंगे 1947, 1966, 1991, 1947, 1966, 1991। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, जब वस्तुओं का मूल्य वृद्धि दर लंबे समय तक कायम रहता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में क्या स्थिति है हम लोग समझ रहे हैं, और रिकॉर्डिंग जहाँ कर रहे हैं वो चारों तरफ चूँकि नेटवर्क अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आने जाने का ज़्यादा है, तो इस वजह से आवाज़ आती रहती है। तो आइए दोस्तों, तो हमारे सामने ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी डिफ्लेशन मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी मंदी, ऑप्शन डी टैक्स। तो जब किसी वस्तु का मूल्य वृद्धि लंबे समय तक कायम रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। उसको क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि अगर 1 लाख साबुन 5 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के चलते क्या हो जाएगा कि 1 लाख साबुन जो है ये क्या, इसका दाम बढ़ जाएगा 6 रुपया। फिर अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है
तो पता चला कि साल भर बाद इसका दाम हो गया 7 रुपया या 6.5 रुपया। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो गौर करें, अगर हम इस डाटा को एग्जाम्पल को, तो देखिएगा यहाँ पे मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, ये मनी है ना, इसका मूल्य गिर जाता है, लेकिन वस्तु का वैल्यू क्या होता है, वस्तु का वैल्यू, वस्तु का महत्व, वैल्यू मतलब कि यहाँ मूल्य का मतलब है कि महत्व, वस्तु का महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना, चूंकि 1 लाख साबुन जो है 5 के बदले में 7 रुपया मिल रहा है, तो मूल्य तो पैसा का गिर गया, पैसा का मूल्य गिर गया, लेकिन उस वस्तु का जो मूल्य है, महत्व क्या हो गया, वो बढ़ गया, चूंकि महंगी हो गई ना। तो ये रिलेशन है मुद्रास्फीति में, कि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि रुपया का मूल्य या मनी का मूल्य जो है गिर जाता है, लेकिन वस्तु का मूल्य, महत्व बढ़ जाता है। ये होता है, उसे हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, वह आर्थिक स्थिति जब वस्तु का मूल्य घट जाता है एवं मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो मैंने पहले जो चर्चा की थी उसके जस्ट उल्टा है, यहाँ क्या हो रहा है, वस्तु का मूल्य घट जाता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। अब स्थिति में क्या होता है कि 1 लाख साबुन जो है, 1 लाख साबुन 5 रुपये का मिल रहा था, वही 1 लाख साबुन जो है वो कितना का हो जाता है, 4 रुपये में मिलने लगता है, 4 रुपये में मिलने लगता है। तो देखिए उतनी ही मात्रा लक्स की जो है वो कितनी मिल रही है, 4 रुपये में। तो 4 रुपये का महत्व बढ़ गया ना, यहाँ पैसे का तो महत्व बढ़ गया, चूँकि इतने रुपये हम 1 लाख साबुन ला दे रहे हैं, पहले 5 रुपये में लाते थे, इसका महत्व बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन वस्तु का मूल्य क्या होता है, घट जाता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपस्फीति। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस पर कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होता रहे। थैंक यू।